हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर। मैथमेटिक्स का एक और वन शॉट वीडियो लेकर आ गए। चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट हमने पॉलिनोमियल्स देखा था, बड़ा ही इजी सा चैप्टर था। उसमें भी आपने कुछ इक्वेशंस के साथ डील किया था। अब आगे देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी बड़ा ही इजी चैप्टर है। पहले तो सिंपली इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। पेयर मतलब यहां पर क्या आएगा, दो। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ी, वही यहां पे आएंगे टू। टू क्या, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1 हो। इसमें भी हम देखेंगे टू वेरिएबल्स, यानी जो इक्वेशंस होंगी उनमें वेरिएबल्स कितने होंगे, दो। एक जनरल लास्ट ईयर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसमें a क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट, b हो गया y का कोएफिशिएंट और c हो गया कांस्टेंट टर्म। यहां पर दो वेरिएबल हमारे क्या क्या हो गए, x और y। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेयर। पेयर मतलब दो इक्वेशंस। सो दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पहले इक्वेशन में a1 b1 कोएफिशिएंट हो गया, c1 कांस्टेंट टर्म हो गया, और दूसरे इक्वेशन में a2 b2 कोएफिशिएंट्स हो गए x और y के, और c2 हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। अब ये दो इक्वेशंस जो है इसके बारे में हम डील करेंगे। बेसिकली होता क्या, ये जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन जो होता है ना, वो ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही अगर हमारे इक्वेशंस दो है तो वो क्या करेंगे, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दो लाइंस को ग्राफ पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो टोटल 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। पहला कुछ इस प्रकार का, यानी दोनों लाइंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करे। ठीक है, इस तरह का अभी हम देखेंगे भी। इसे क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन लाइंस। इस तरह की लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी जो बिल्कुल भी मीट ना करे। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इस तरह की लाइंस को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो बिल्कुल भी एक भी पॉइंट पे मीट ना करे। और तीसरी कैटेगरी हो गई आपकी, ये एक लाइन और इसी पर हमारी दूसरी लाइन भी। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है, समझने की कोशिश करना। यानी पहला जो इक्वेशन है उसकी लाइन भी ये, दूसरा जो इक्वेशन है उसकी भी लाइन एग्जैक्टली सेम टू सेम ये। और इस तरह की लाइंस को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जो एक के ऊपर एक कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करे मतलब ओवरलैप करे। ठीक है, इस तरह की लाइंस हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। अब यही ग्राफिकल एक मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि तीनों में से किस तरह की इक्वेशंस है। यानी ग्राफ पे अगर उन इक्वेशंस को प्लॉट करूं एज अ लाइन, तो तीनों में से कौन सी कैटेगरी है ये हमको पता चलता है। सबसे पहली हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी पैरेलल लाइंस, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो x और y इक्वेशन में है वो वेरिएबल्स है, सो उनकी वैल्यू हमको ढूंढनी पड़ती है। सो उनकी वैल्यू को बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब इस वाली कैटेगरी में सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। यूनिक मतलब दोनों इक्वेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही x की वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही y की वैल्यू पॉसिबल है। यानी यहां पर जो x एक्सिस पे x का वैल्यू है और जो y एक्सिस पे y का वैल्यू है, वो हमारे x और y के वैल्यूज हो गए। यहां पर दोनों आपस में मीट ही नहीं कर रही, सो यहां पर ये होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन होता ही तब है जब लाइंस मीट करे। अब ये थोड़ा हटके अगेन यहां पे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन पे पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और कितने पॉइंट्स पे दोनों लाइनें मीट कर रही है, हर एक पॉइंट पे, और हर एक पॉइंट पे यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मीट कर रही है। सो सॉल्यूशन किस तरह का हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें ये जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। ठीक है,
और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता ये होता है इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए या 2 मार्क क्वेश्चन वाले के लिए भी काम लग सकता है। क्वेश्चन में पूछते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब ये भी कैसे चेक करते हैं वो भी अभी मैं आगे बताऊंगा, बट इतना पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन वाली कैटेगरी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कैटेगरी और कोइंसिडेंट लाइंस वाली कैटेगरी कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइंस वाली कैटेगरी इनकंसिस्टेंट होती है। दिस चार्ट, दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको आपको एकदम घोट के पी जाना है, एकदम याद कर लेना है। ये क्या कहता है कि जो 2 इक्वेशन हमको गिवन होती है, इन दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो है, अब यहां पर x की आगे कोएफिशिएंट बताया था a होता है a1, उसकी वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होती है, सो 1x एक तरीके से, और यहां पर क्या हो गया ये 3, सो 1/3 हमारा रेशियो बन जाता है a1 a2 का। सिमिलरली b1 b2 का रेशियो कुछ इस तरह का, c1 c2 का रेशियो कुछ इस तरह का। और कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले 2 रेशियो जो है वही इक्वल नहीं है, सो यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस सिचुएशन में c1/c2 को देखना ही नहीं, अगर पहले 2 रेशियोज ही इक्वल नहीं है तो तीसरे से कोई मतलब नहीं है। और अगर पहले 2 इक्वल नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी आ गई आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो सबसे पहला ग्राफ बनाया था इस तरह का, सबसे पहला वाला ग्राफ। और इसमें सॉल्यूशन कैसा है, एग्जैक्टली 1, यानी एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी, तीनों रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है, a1/a2 भी, b1/b2, c1/c2। देखो इसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर तीनों रेशियोज अगर इक्वल आ गए तो हमारी लाइंस कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कौन सी कैटेगरी हो गई, वही एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का भी होना, ठीक है, इसी के ऊपर है ये। तीसरी कैटेगरी जिसमें पहले 2 रेशियो इक्वल है लेकिन तीसरा वाला नॉट इक्वल, तीसरा वाला अलग है, तो हमारी कैटेगरी बन जाएगी पैरेलल लाइंस की, और इसमें सॉल्यूशन एक भी नहीं। क्यों, ऑब्वियसली अगर दोनों लाइनें मीट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन होता ही तब है जब दोनों लाइंस मीट करे। आई होप दिस लॉजिक इज वेरी क्लियर। अब ये 3 पॉइंट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनको थियरी वाइज बहुत काम लगते हैं, प्लस एमसीक्यू में भी आपको काम लग सकते हैं। द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, जो हमने सबसे पहला वाला देखा था, और उस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये भी हमने देखा था। और ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह की इक्वेशंस होंगे, वो कंसिस्टेंट। लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, जो हमने सेकंड केस देखा था, और उस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा, और इक्वेशंस को किस तरह का बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट, याद रखना। तीसरी कैटेगरी कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन में सॉल्यूशन कितने होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और ये भी हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट के अलावा ये वाली कैटेगरी कोइंसिडेंट वाली, डिपेंडेंट वर्ड भी यूज होता है, याद रखना। ये सब थियरी में काम लगती है, एमसीक्यू में खास करके काम लगता है। डिपेंडेंट टर्म भी आपको याद रखना है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, एक x + 3y = 6 और दूसरा 2x - 3y = 12। सिंपली यहां पे क्या करना है, x की वैल्यू सपोज की 0, इसमें मैं पुट कर दूं 0 + 3y = 6, सो y की वैल्यू निकल के आती है हमारी 2। तो सॉल्यूशन क्या बना हमारा, 0,2। ये कहीं ना कहीं आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, या ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब ये एक सॉल्यूशन हुआ, ऐसा एक और सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम। इस बार y को 0 ले लेते हैं, सो x + 0 = 6, सो x की वैल्यू आती है 6। सो सॉल्यूशन बन गया हमारा 6,0। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट ही आएगा, ये 2 सॉल्यूशन बन गए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी x को 0 सपोज किया, सो 0 - 3y = 12, सो y = -4, सॉल्यूशन बन गया 0, -4। y को 0, सो 2x - 0 = 12, सो x की वैल्यू यहाँ पर आती है 12/2 विच इज 6। ये 0 तो हट गया, इग्नोर ही करेंगे, सो बन गया ये 6,0। यहाँ मैंने 2 सॉल्यूशन ढूंढे हैं, लेकिन आप 3 सॉल्यूशन ही ढूंढना उतना ही रिकमेंडेड है, क्योंकि 3 सॉल्यूशन ढूंढने से थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा अच्छे से लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे इक्वेशन की। अब ये सब प्लॉट कर देते हैं पहले, इस इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर हम प्लॉट करें, यानी
अब फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या, 0,2, 0,2 आ गया यहाँ पे ए पॉइंट, और दूसरा आ गया 6,0 यानी यहाँ पे बी पॉइंट। अब इस दूसरी इक्वेशन के 0,-4 यानी यहाँ पे, और 6,0 यहीं पे। अब देखो ये कोइंसिडेंस है, सिर्फ हमेशा ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है कि मैंने जो सपोज किए थे उसी में मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल गया, कॉमन कोऑर्डिनेट मिल गया, वो मिले जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉमन मिल गया और दोनों वहीं पे मीट कर रहे हैं, तो यही हमारा 6,0 हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। यानी सॉल्यूशन क्या बना, x = 6 और y = 0, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। ये कोइंसिडेंटली बस यहां पर आ गया, वरना जरूरी नहीं ये कोऑर्डिनेट्स आंसर ही दे हमेशा। इस तरीके से आप प्लॉट करते हैं और कई तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इसी में पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस का मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो वाई एक्सिस है उसके हिसाब से अगर मैं जो ट्राइंगल बन रहा है, यानी ये वाला, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया बहुत आसान, इसका बेस कितना है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप फॉर्मूला लगाते हो ट्राइंगल के एरिया के लिए। बेस कितना है, 0 से ऊपर 2 और 0 से नीचे 4, तो कितना हो गया 6। सो हाफ इंटू 6 इंटू हाइट में भी देखा जाए तो 6, सो ये हो जाएगा हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स। या फिर सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, शेड द एरिया। ठीक है, शेड तो शेड कर दोगे आप। इस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी है, लेकिन स्कोरिंग है, मजेदार बात ये। नेक्स्ट, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड हमने देखा। अब देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मतलब बिना ग्राफ पे प्लॉट करे हमको अगर ये एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, यानी सोल्यूशन ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहला मेथड देखते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा ही आसान सा मेथड है, नाम में ही समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने फुटबॉल के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी है, तो जैसे एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, वैसे ही यहां पर हम चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल पुट कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है कि दोनों में से एक भी इक्वेशन चूज करो। इक्वेशन चूज कर ली मैंने, ये वाली। अब प्रेफरेबल ऐसी इक्वेशन है जिसमें किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। जैसे यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं नंबर है, यानी कोएफिशिएंट 1 हो गया। सो ऐसी इक्वेशन को चूज करो। अगर ऐसी नहीं है तो कोई भी चूज कर लो, फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसे चूज किया, इसके बाद यहां पर ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो सिंगल वेरिएबल है अकेला, उसके अलावा दूसरी चीज को सब कुछ दूसरी साइड भेज देंगे। यानी ये 2y उधर गया और साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 2y। ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 बना है ना, अब सेकेंड स्टेप पुटिंग। अब जिसको सपोज किया था, इक्वेशन 2 को सपोज किया था, तो पुट 1 में करना है। 1 को सपोज किया है तो 2 में पुट करना है। अगर 2 को पुट सपोज किया है और उसी में ये चीज वापस मैं पुट कर दूंगा तो LHS RHS मिल जाएगा, बस हमको स्वयं सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो यहां पे x की जगह मैं पुट करता हूं 7, ब्रैकेट में आ गया हमारा 3 - 2y - 15y इक्वल्स 2। सो ये आ गया 21 - 14y - 15y इक्वल्स 2। ये 21 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा -29y। 21 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -19। सो y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है हमारी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 19/29। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है वो किसी में भी पुट कर देंगे, प्रेफरेबल ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रेफरेबल ये इक्वेशन 3 में पुट करें हम। पुटिंग y इन इक्वेशन 3। ये खाली आपको समझाने के लिए मैं स्टेप नंबर लिख रहा हूं, बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं है, सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। सो x = 3 - 2 और y की जगह आ जाएगा 19/29। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 29 का। सो 29 से ये 3 मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 87 माइनस यहाँ पे आ गया 38 डिवाइड बाई 29। ये आंसर हमारा निकल के आता है 49/29। सो ये हो गया हमारा x का वैल्यू और यहाँ हमें मिल गया था y का वैल्यू। ये हो गया सॉल्यूशन।
ठीक है, ग्राफिकली ये तो बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को प्लॉट करके एज्यूम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बाकी एल्जेब्रिक मेथड सब्सटीट्यूशन से बड़ा ही आसानी से आ गया कुछ स्टेप्स में। एग्जाम में आपको ड्रॉ द ग्राफ या ग्राफिकल मेथड बोलेंगे तभी ग्राफ करना है, वरना एल्जेब्रिक मेथड ही यूज़ करना। उसमें भी 2 मेथड है, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। पहले ये हमने सब्सटीट्यूशन देखा, आई होप इसका लॉजिक क्लियर है। और भी सम्स आपकी एनसीईआरटी में है, उसे भी आप गो थ्रू करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला एल्जेब्रिक मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, सेम इक्वेशंस हमने यहां पर ली है। इस इक्वेशन में क्या करना होता है, ध्यान से समझना, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट क्या करना है, 2 वेरिएबल्स है, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि आपका जो जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहां पर जैसे 7x है, यहां पर x है, तो ये सेम नहीं है। तो सेम कैसे बनाएंगे, इस पूरे को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 7x प्लस 14y इक्वल्स 21। नीचे लिख लेंगे दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब ये एक चीज आपको चेक करनी है कि जिसको मुझे एलिमिनेट करना है उन दोनों में, दोनों इक्वेशन में उसकी साइन सेम है या अलग है। जैसे यहां पर सेम है तो आपको सबकी साइन, नीचे वालों की सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। यानी सेवन एक्स प्लस 14y इक्वल्स 21 और यहाँ पे 7x माइनस 15y इक्वल्स 2। सो नीचे वालों सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, यानी प्लस का साइन है इसके आगे तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब 7x माइनस 7x कट जाएगा, 14y प्लस 15y कितना हो जाएगा, 29y, और ये हो जाएगा 19। सो y की वैल्यू कितनी आई, 19/29। देखो मेथड मतलब तरीका अलग है, लेकिन हमेशा आंसर सेम मिलेगा। यहां पर भी जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था तो 19/29 ही मिला था, एलिमिनेशन में भी सेम आंसर मिला है। अब ये वैल्यू जो है y की हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे वो ओरिजिनल वाली चाहे नई वाली, कोई भी इक्वेशन। सो x प्लस 2y की जगह पुट कर दिया 19/29 इक्वल्स 3। x इज इक्वल टू ये 3 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा, दैट इज 38/29। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा वही 87 माइनस 38/29। सो सेम आंसर मिला हमें 49/29। सो बस ये डिफरेंट मेथड है, ये भी बहुत आसान सा मेथड है। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, लेट्स से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट -7x होता तो ये साइन चेंज करने वाला स्टेप हम नहीं करते और चीजों को ऐड करते। ये ऐड होता, मतलब एडिशन के फॉर्म में सॉल्व करते, प्लस 14y माइनस 15y। ये जो साइन चेंज हमने किया है वो नहीं करते, क्योंकि एलिमिनेट ही तब होता है जब ऑपोजिट साइन हो। अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइन नहीं था इसीलिए हमने साइन चेंज किया, ऑपोजिट साइन होता तो साइन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में बन सकते हैं। सो अलग अलग कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स, लगभग सभी कैटेगरीज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत बहुत आसान होते हैं। इसमें आपको सिंपली इक्वेशन को बनाना है। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में यही खेल है, अगर इक्वेशन सही बना दी तो उसके बाद सॉल्व करना, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आपको आता ही है, वेरी इजी। अब क्या दिया है हमें, लेट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। सो दो नंबर्स की बात की है, सो लेट द नंबर्स बी x एंड y। क्या इक्वेशन के लिए बोला है, थ्राइस द फर्स्ट। अब x है उसका 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना, कितना हो गया 3x, और सम किसके साथ, एंड द सेकेंड यानी प्लस y, कितना है 142। आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड, यानी कि 4x, अब एक्सीड्स मतलब यानी डिफरेंस, हमेशा याद रखना, इक्वल्स टू 138। वैसे डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इस फॉर्म में करने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। डिफरेंस, क्योंकि एक्सीड्स मतलब ये दूसरे से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सेकेंड नंबर जितना ज्यादा है। सो मतलब दोनों का डिफरेंस 138 जितना है। अब यहां पर अगर एलिमिनेशन करना है, देखो अब मैं y को एलिमिनेट कर सकता हूं, दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। और साइन की ओर ध्यान दूं तो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो साइन चेंज करने वाला स्टेप नहीं करना, सिंपली क्या करना है, चीजों को ऐड ऑन करना है।
सो 3x प्लस 4x हो गया हमारा 7x, 142 प्लस 138 हो गया हमारा 280। सो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 40। ये हम पुट कर देंगे, इसमें ही पुट कर देते हैं। सो 3 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल्स 142। सो ये हो गया 120 प्लस वाई इक्वल्स 142। y की वैल्यू निकल के आई हमारी 22। इस तरीके से करना था। देखो कितनी आसानी से, पूरा खेल सिर्फ इक्वेशन बनाने का था, सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान होता है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, ये है 2 डिजिट प्रॉब्लम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम का, क्योंकि इसमें लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी है। डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म डिजिट एंड नंबर। प्योर लॉजिक बता रहा हूं, याद रख लेना ये। जब भी डिजिट की बात आए, अब 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर को हम एक्स वाई सपोज करते हैं। अब ये एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, 1s प्लेस पे y है और 10s प्लेस पे x है। तो जब भी नंबर की, जब भी डिजिट्स की बात करेंगे तब x और y, यानी अगर सिंपली ऐसा दिया हो कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो डिजिट की बात आती है x प्लस वाई या एक्स वाई की बात। नंबर, प्रॉपर नंबर की बात करेंगे कि 4 टाइम्स द नंबर। अब नंबर कैसे लिखेंगे, हमेशा हम 10x प्लस वाई के फॉर्म में, याद रखना। क्यों, 36 होता है, सो उसे मैं 3 इंटू 10 प्लस 6 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अगर 42 है तो उसे मैं 4 इंटू 10 प्लस 2 के फॉर्म में, नंबर की बात आती है तब ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, सो अगर 10th प्लेस में हमारा यहां पर x है, सो ये 10x प्लस वाई, और इसका रिवर्स कर दूं, yx कर दूं तो सिंपली क्या बन जाएगा, यहां पे 10y प्लस x बन जाएगा। ठीक है, याद रखना, नंबर की बात आए तब ऐसे, डिजिट्स की बात आए तो अकेले डिजिट्स यूज होंगे। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमको गिवन इंफॉर्मेशन क्या कैसी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो लेट द नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, अब डिजिट्स की बात आ गई तो x प्लस वाई, और सम कितना है हमको दिया हुआ 9। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये नंबर की बात आ गई तो 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स किसके बराबर है, ट्वाइस किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी 10y प्लस x के। सिंपली सॉल्व कर देंगे हम, 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x। सो ये बन जाएगा हमारा 88x इक्वल्स 11y। सो ये बन जाएगा हमारा 8x इक्वल्स y। अब इस वाले में सब्सटीट्यूशन करना आसान पड़ता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अगर c वाला टर्म कांस्टेंट टर्म ना हो तो घबरा मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। सो यहां पर ये सीधा सीधा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम, x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 8x। सो 9x इक्वल्स 9, x की वैल्यू निकल के आती है हमारी 1। इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू 8 इंटू 1 यानी 8। तो हमारा द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। कैसे, 2 डिजिट नंबर, 1 प्लेस पे 8 y था, 10 प्लेस पे 1, ठीक है, x था हमारा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हुआ। इस तरीके से ऐसे इस लॉजिक को हम क्रैक करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, ये भी बड़ी आसान होती है। इसमें हमेशा एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, यानी न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को y ले लिया। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। इंग्लिश समझना बहुत बहुत जरूरी है, यानी y में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रैक्शन हमको क्या मिलता है 6/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 10x और ये y माइनस 5 6 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो 6y माइनस 30। सो ये बन जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल्स माइनस 30। दूसरी इंफॉर्मेशन, बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड यानी 2y, फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 40 इक्वल्स 4y। सो ये इक्वेशन बन गई 5x माइनस 4y
इक्वल्स -40। इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन बन गई। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन करने के लिए एक कोएफिशिएंट दैट इज 10x 10x दोनों में सेम हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। एलिमिनेशन इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अच्छा, ऐसा भी हो कि जैसे इस पूरे को 4 को मैं अगर मेरे को एलिमिनेट करना है y वाला टर्म, 4 को 6 बना नहीं सकते, 6 को 4 बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में हम दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे -12y बनेगा। इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर -12y बनेगा एलिमिनेशन के लिए। ऐसे सिचुएशन में एलसीएम जो होता है वैसा बना देते हैं हम टर्म को, फिर एलिमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहां पर क्या दिया हुआ है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो कैरेक्टर है, लेट द, आज की डेट में जो नूरी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू, ठीक है, सोनू जो है भिड़े भाई की बेटी, उसकी एज हो गई हमारी y, ठीक है। अब क्या बोला है, 5 years ago, ये तो आज की डेट में प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले एज क्या होगी नूरी की, 5 साल कम। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, 5 साल बाद 5 टाइम्स कर देते हैं, 5x कर देते हैं। अरे अभी 15 साल है, 5 साल बाद क्या 75 साल थोड़ी हो जाएगी, 20 होगी, प्लस होगी। वैसे ही हेंस में या आफ्टर में प्लस होगा, अगो में माइनस होगा। सो नूरी की एज x -5, सोनू की y -5। अब क्या बोला है, नूरी की एज जो है वो कितनी है, थ्राइस, मतलब 3 गुना हो रही है, ठीक है। ब्रैकेट सिंपली ओपन कर देंगे हम, x -5 इज इक्वल टू 3y -15, ये हो जाएगा x -3y इक्वल्स -10, एक इक्वेशन। ऐसे ही 10 years लेटर, लेटर हेंस, दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है, 10 साल बाद, तो +10 करेंगे हम, y +10, और रिलेशन क्या दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस, सो 2 गुना, ये बन जाएगा y x +10 2y +20, और सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारी बन जाएगी कुछ ऐसी। आराम से एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। x -3y इक्वल्स -10, x को एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, सेम साइन है, माइनस प्लस प्लस, x और -x गया, -2y +3y इज सिंपली y, 10 + 10 इज 20। तो जो सोनू है उसकी एज तो आ गई 20, पुट कर देंगे हम किसी में भी, ठीक है, इसी वाली में पुट कर देते हैं। x -2y की जगह हो गया हमारा 20 इक्वल्स 10, x -40 इक्वल्स 10। सो यहाँ पे जो नूरी है उसकी एज निकल के आती है 50 years। फाइनल स्टेटमेंट्स जरूर लिखना, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years एंड सोनू इज, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 years एंड सोनू 20 years। ऐसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, SDT यानी कि स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी बड़े आसान होते हैं। सिंपली क्या दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो जगह है A और B, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सिनेरियो उल्टा लेना पड़ता है, जिसमें ऐसे 100 किलोमीटर अपार्ट है। अब यहाँ पर जब ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो वो आगे जाके कहीं पे मीट करेंगे। यहाँ पर नेट स्पीड जो है दोनों का डिफरेंस है, एक की स्पीड ज्यादा एक की कम, ऑब्वियसली पीछे वाली की ज्यादा होनी चाहिए तभी वो मीट करेंगे। आगे वाली की अगर स्पीड ज्यादा है तो दूरी बढ़ती जाएगी, वो मीट कैसे करेंगे। पीछे वाली की स्पीड ज्यादा है तभी वो आगे जाके मीट करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है व्हीकल्स, तब आपको नेट स्पीड दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेट द स्पीड ऑफ A be x and B be y। अब क्या बोला है, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। सो नेट स्पीड कितना हो गया, मैंने बताया डिफरेंस, इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस यानी 100, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। सो x -y कितना निकल के आया हमारा 20। अब वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली वो मीट करेंगे और मीट करेंगे तो नेट स्पीड दोनों की एडिशन, क्योंकि जल्दी मीट कर रहे हैं, स्पीड नेट स्पीड बढ़ गई है। सो x + y इक्वल्स
100 अपॉन कितना टाइम लग रहा है उनको, 1 आवर, सो 1, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन, और इसका सिंपली अगर आंसर कहूँ तो x आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आप सीधा सीधा ऑप्शन, अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आता है, यस आ सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। लॉजिकली प्रैक्टिकली ये छोटे नंबर्स को सोचोगे ना, 60 माइनस 40 इज 20, 60 प्लस 40 इज 100, ऐसे ही आप दिमाग लगाओ तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अ ट्रिकी वन, थोड़ा एक टिप बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन दोनों करने में ही एकदम पसीने छूट जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। पहले तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस फॉर्म का हो, यानी एक में जो x का कोएफिशिएंट है, दूसरे में y का कोएफिशिएंट है, और पहले में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का कोएफिशिएंट है, तो ये जो मेथड में जो प्रोसीजर बता रहा हूं वो फॉलो करना है। एक में x, दूसरे में y, पहले में जो y है वो दूसरे में x है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको दो चीजें करनी है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करना, पहले तो ऐड करके दिखा रहा हूं, 41x माइनस 17y इक्वल्स 99। ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि साइन चेंज वाला स्टेप नहीं करना। साइन चेंज जो होता है वो एक्चुअल में ही सब्ट्रैक्शन है। सो यहां पर ऐड करूं तो ये कितना मिलेगा, 58x माइनस 58y और इक्वल्स ये हमको मिल जाएगा 174, और 58 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल्स 174, x माइनस वाई निकल के यहाँ पर हमको मिलेगा, 58 डिवाइड होगा तो 3 आएगा। ठीक है, 58, 50 इंटू 3 150, 8 इंटू 3 24, 150 और 24 हो गया 174। अब सब्ट्रैक्शन, यानी 41x माइनस 17y इक्वल्स 99, 17x माइनस 41y इक्वल 75, यानी डिनोमिनेटर्स का साइन चेंज करना है, दैट इज माइनस प्लस माइनस। 41x माइनस 17x ये हमको कितना देगा, 24x, और यहां पर हमको मिलेगा माइनस 24y, और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर हमको मिलेगा 24 कॉमन ले लेंगे हम, ये प्लस में आएगा। ठीक है, सो x क्योंकि बड़ा 41 बड़ा है, सो x प्लस वाई इक्वल्स 24, ये हमको x प्लस वाई निकल के आ जाएगा हमारा 1, x माइनस वाई 3, x प्लस वाई 1। इनका कर सकते हैं, अब हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि कितने सिंप्लीफाइड और इजी इक्वेशंस बन गए। इनकी तो आप वैल्यूज भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे एलिमिनेशन करना है, ऐड कर देता हूं 2x, ये तो कट गया, ये आ गया 4, x की वैल्यू आ गई 2, x 2 आ गया, पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमको -1, 2 और -1, 2 माइनस -1, सो 2 + 1 विच इज 3 एंड 2 - 1 इज 1, सो x और y की ऐसे हमको वैल्यू मिल गई। अब एक और मैं आपको टिप देने वाला हूं, बहुत आसान, बहुत इजी। अगर a1x प्लस b1y इक्वल 0, a2x प्लस b2y इक्वल 0, अगर दोनों इक्वेशन में आपका c1 c2 वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में, यानी एग्जांपल के तौर पे 2x माइनस 3y इक्वल 0, रूट 43x माइनस रूट 83y, रूट देख के तो आधे बच्चे चकराने लग जाते हैं, लेकिन इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू में आ जाए तो बहुत आसान है। याद रखना, c1 c2 वाला टर्म ना हो तो आपका सॉल्यूशन सीधा सीधा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन मैंडेटरी है कि ओरिजिन से पास होगी ही होगी, और ओरिजिन से ही पास होगी, ओरिजिन पे मीट करेगी। सो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन 0,0। यहां पर नेक्स्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो हम फिक्स चार्ज जो है
उससे सपोज करेंगे x और चार्ज पर डे जो है उसको सपोज करेंगे y। अब क्या बोला है, व्हेन अ स्टूडेंट ई टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपीज। तो पहले तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, एक दिन का y तो 20 दिन का कितना हो गया 20y, और मिला के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1000। दूसरी स्टूडेंट है b जिसको 26 दिन के लिए 1180 रुपए यानी x प्लस 26 दिन का हो गया 26y, मिला के देने पड़ रहे हैं 1180 रुपीज। सो कितना फिक्स चार्ज है और कितना चार्ज पर डे ये हमको ढूंढना है। एलिमिनेशन इजीली कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कटा -6y इक्वल्स -180, y निकल के आता है हमारा यहाँ पे 30 रुपए हो गया चार्ज पर डे। पुट कर देंगे x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स 1000, सो x प्लस 600 इक्वल्स 1000, x निकल के आता है 400। यानी फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का वो देना पड़ेगा 400 रुपए और चार्ज पर डे देना पड़ेगा 30 रुपए। एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अगर ये जो फिक्स चार्ज है वो फॉर 3 डेज ऐसा बोला होता तब इक्वेशन बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना है, कभी भी आप 3x नहीं करोगे। फिक्स चार्ज तो फिक्स x ही है, x ही रहेगा, लेकिन 20 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज के अमाउंट में चले गए, बाकी दिन कितने बचते हैं 17, तो 17y। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, लेंडिंग लाइब्रेरी और वगैरह कई क्वेश्चन है, इसमें ऐसा लॉजिक आपको लगाना है। याद रखना, अगर फिक्स चार्ज कुछ पर्टिकुलर डेज का है तो वो डेज आपके टोटल नंबर ऑफ डेज में से सब्ट्रैक्ट जरूर करना, और फिक्स चार्ज को हमेशा x ही लेना। अगर वो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो उसको 3x मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे लॉजिक्स क्लियर है, मजा आया होगा। आपके दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, एक ही वीडियो में उसका चैप्टर 3 पूरा क्रैक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।